दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। आपके सीटेट के पेपर 2 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का पोर्शन 60 मार्क्स का आता है, ये वीडियो उसके लिए है। उसमें आपका 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी है उससे पूछा जाता है, उन्हीं से ये कंप्लीट वीडियो बनाई गई है। सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स इनमें इंक्लूड किए गए हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर अपने पेपर देखे होंगे। उन पेपर में आप देखना कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन बनते हैं सामाजिक विज्ञान के, उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु मलिक और स्वागत है आपका अपने चैनल एम विद मधु पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, यानी कि आपके सिविक्स से। 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ने के बाद मैंने ये वीडियो प्रिपेयर की है और इनके जो नोट्स हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक एक चैप्टर के हम पॉइंट्स देखेंगे, चैप्टर वाइज मैंने इसमें सारा कुछ कराया हुआ है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको 6, 7, 8 क्लास की इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपके पास अभी टाइम भी बहुत कम है, तो कम समय के लिए ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें हम 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है 6th क्लास की पॉलिटी का विविधता की समझ। इसमें हमें बताया हुआ है कि जो अमीरी और गरीबी है, अमीरी और जो गरीबी है ये विविधता का रूप नहीं है, ये रूप है असमानता का, यानी कि लोगों के बीच गैर बराबरी। अमीरी गरीबी विविधता नहीं है, ये है असमानता। जाति व्यवस्था भी असमानता का ही एक उदाहरण है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक एक पॉइंट कराऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा और लास्ट में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी। आप देखना, वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप खुद से लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिनेक के बारे में। फिनेक जो है, फिनेक क्या है? मणिपुर में औरतों का एक पहनावा है फिनेक। फिनेक क्या है? मणिपुर में औरतों का एक पहनावा है फिनेक। नेक्स्ट पॉइंट है जोहार। अब जोहार किसे कहते हैं? जब झारखंड के आदिवासी अभिवादन करते हैं एक दूसरे को वे जोहार कहते हैं। जब झारखंड के आदिवासी है, जो आदिवासी लोग हैं, वो स्वागत करते हैं किसी का, तो वे जोहार बोलते हैं। जोहार कहाँ के आदिवासी बोलते हैं? झारखंड के। लद्दाख में खास किस्म की बकरी पाली जाती है जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। कहाँ पाली जाती है? लद्दाख में। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख आप मैप में देखना, जम्मू कश्मीर के साइड में ऊपर की तरफ आपको मैप में लद्दाख चाइना से यानी कि तिब्बत से लगा हुआ दिखाई देगा। लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पहुंचा? तिब्बत पहुंचा। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा तिब्बत लद्दाख को बोला जाता है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, ये लद्दाख में बहुत प्रचलित है। तिब्बत का एक ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल से। यहाँ पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची ये उगाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि केरल में एक पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो केरल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? वहां पे काली मिर्च, लौंग, इलायची यानी कि मसाले बहुत उगाए जाते हैं। जब आपको पता होगा वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो केरल के सबसे पहले कालीकट के तट पर पहुंचे थे। वहां से वो अपने साथ बहुत सारे मसाले ले गए थे। उसके बाद फिर पुर्तगाली वहां आने स्टार्ट हो गए थे मसालों के लिए। तो केरल में बहुत अच्छे मसाले उगाए जाते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या है? चैप्टर फर्स्ट में विविधता के बारे में बताया हुआ है कि जो
अमीरी गरीबी है, वो विविधता नहीं है, वो है असमानता, लोगों के बीच गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था भी असमानता का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा फिनेक के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो फिनेक है वो मणिपुर में औरतों का एक पहनावा है। जोहार मैं आपको बता चुकी हूँ, झारखंड के जो आदिवासी है, जब वे किसी का अभिनंदन करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, तो वे जोहार बोलते हैं। उसके बाद लद्दाख से हमने एक पॉइंट देखा कि वहां एक खास किस्म की बकरी पाली जाती है जिससे हमें पश्मीना ऊन मिलती है। और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख को क्या बोला जाता है? छोटा तिब्बत भी लद्दाख को बोला जाता है। तिब्बत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तिब्बत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाम है उसका केसर सागा। ये लद्दाख में भी काफी प्रचलित है। नेक्स्ट पॉइंट हमने केरल से देखा कि यहाँ पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची ये उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले अरबी और यहूदी जो थे वो केरल आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत थे एक संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे वो भारत में ईसाई धर्म का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में जो ईसाई धर्म आया उसे लाने का श्रेय ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस उन्हीं को जाता है। इसके बाद एक पॉइंट है इब्न बतूता, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इब्न बतूता जो थे ये 700 साल पहले भारत आए थे। 700 साल पहले इब्न बतूता भारत आए थे और सबसे पहले आए थे यहाँ पर अरबी और यहूदी लोग। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है चीना वाला। चीना वाला क्या है? केरल में मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोला जाता है चीना वाला। क्या है चीना वाला? केरल में मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोला जाता है चीना वाला। और चीना चट्टी बोला जाता है तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन को। केरल में कुछ चीज तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है उसे बोला जाता है चीना चट्टी। केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम में वहां नाव प्रतियोगिता होती है। ओणम जो त्योहार है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। और ओणम त्योहार पर नाव प्रतियोगिता वहां आयोजित होती है। इसके बाद नेहरू की एक बुक थी भारत की खोज, ये आपको याद रखना है। और नेहरू जी का नारा था अनेकता में एकता। इससे आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। ये भी आपको याद रखना है। नेहरू जी की बुक थी भारत की खोज और नारा था इनका अनेकता में एकता। नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जो नेहरू जी की लाइन है ये आपको देकर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि ये किसने कहा था। तो ये नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारतीय एकता जो है वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है और इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान जो है हमारा वो किसके द्वारा रचित है? वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रगान जो हमारा राष्ट्रगान है जिसे हम गाते हैं वो रचित है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेहरू जी की बुक का नाम पूछ सकता है, नेहरू जी द्वारा दिया गया नारा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी मैं आपको बता दिया कि चीना वाला क्या है, केरल में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जाल को बोला जाता है चीना वाला। और इसे चीना वाला इस वजह से बोला जाता है क्योंकि चाइना में भी सेम इसी तरह का जाल का यूज किया जाता है। चीना चट्टी भी एक चाइनीज वर्ड से ही लिया गया है। चाइना में जो बर्तन तलने के लिए इस्तेमाल होता है सेम उसी तरह का बर्तन केरल में भी यूज किया जाता है, इसीलिए इसे चीना चट्टी बोला जाता है।
केरल में एक त्योहार मनाया जाता है, कौन सा है वो त्योहार? ओणम है। ओणम में वहां नाव प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और यहाँ 100 से भी ज्यादा नृत्य किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। कितने धर्म हैं मुख्य? इस 8 मुख्य धर्म है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट है। सारे ही पॉइंट बल्कि आपके एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, मैंने कुछ अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट एक पॉइंट है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह किसे बोला जाता है? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जैसे हम लोगों को आलसी या कंजूस बोल देते हैं। किसी एक व्यक्ति को देखकर हम बोल देते हैं कि ये तो आलसी है या कंजूस है, क्यों? उस पहले कोई उसने बिहेवियर उस तरह का किया होगा। तो पूर्वाग्रह है जब हम किसी के बारे में कोई राय पहले से बनाकर रखते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहले हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते थे, विकलांग शब्द का। पहले हम विकलांग शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2016 से अब इस वर्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। अब कहा जाता है इन्हें खास जरूरत वाले बच्चे। क्या कहा जाता है? खास जरूरत वाले लोग या खास जरूरत वाले बच्चे। विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में कोई अपनी पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कुछ खास लोगों की वजह से पूरे समूह को बेवकूफ कहना। रूढ़िबद्ध धारणा है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति हमारी क्या सोच है। उसके अगर कोई एक ग्रुप है, मान लीजिए उसमें कोई 1-2 लोग आलसी है या कोई हम कह दे कि कोई बेवकूफ है, तो हम उस पूरे ही समूह को बेवकूफ कह देते हैं। ये होती है रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि भारतीय संविधान के पिता किसको बोला जाता है? ये पॉइंट तो आपको पता होगा सभी को, भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है और ये महार जाति के थे। उसमें मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, जो भीमराव अंबेडकर जी थे ये महार जाति के थे और आगे चलकर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भीमराव अंबेडकर जी ने कौन सा धर्म अपनाया था? इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में क्या क्या दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, 1600 से भी ज्यादा यहाँ भाषाएं बोली जाती है भारत में, मैं अगर भारत की बात करूं, और 100 से भी ज्यादा यहाँ नृत्य किए जाते हैं। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह का मतलब है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर रखते हैं तो हम उसे अपने मन में बैठा लेते हैं और वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है कि जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा। विकलांग शब्द का मैं बता चुकी हूं कि अभी विकलांग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब इस्तेमाल किया जाता है खास जरूरतों वाले बच्चे। संविधान के पिता जो है वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी को, और आगे चलकर इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है। इससे पहले 2 चैप्टर में हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 है सरकार क्या है। न्यायालय भी सरकार का अंग है। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। कौन कौन से वे स्तर है? स्थानीय स्तर पर सरकार कार्य करती है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। न्यायालय सरकार का ही अंग है। अलग अलग स्तरों पर सरकार कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार और क्या करती है? सरकार कानून बनाती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों पर उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है।
लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र और राजतंत्र दो चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार जो निर्णय लेती है और जो कदम उठाती है उसके आधार उसे बताने होते हैं और उसकी सफाई भी सरकार को देनी पड़ती है। लेकिन राजतंत्र में राजा या फिर रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। इसमें राजा को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती। इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं कदमों के आधार बताने होते हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। किसको बोला जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार को। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है उसमें लोग सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, सीधे भाग नहीं लेते, वे चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है। न्यायालय का मैंने बताया है, सरकार का बताया है। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। सरकार कानून भी बनाती है। लोकतंत्र और राजतंत्र दो पॉइंट इस आप चैप्टर में आप देखेंगे। लोकतंत्र में सरकार अपने निर्णयों के आधार बताती है, लेकिन राजतंत्र में राजा ऐसा कुछ नहीं करता। लोकतांत्रिक जो सरकार है उसे आज हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, गांधी जी की पत्रिका का नाम क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। ये लाइन आपको देख के पूछ सकते हैं कि ये लाइन किसने कही थी? 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने ये लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से कार्य करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये कहा था गांधी जी ने। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है सैफ्रेज मूवमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैफ्रेज मूवमेंट क्या था? सैफ्रेज मूवमेंट था महिला मताधिकार आंदोलन। सैफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सैफ्रेज का क्या मतलब है? वोट देने का अधिकार। सैफ्रेज मूवमेंट जो था वो था महिला मताधिकार आंदोलन। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। कब मिला था अमेरिका में वोट देने का अधिकार औरतों को? मिला था 1920 में। इसके लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया, काफी आंदोलन हुए, और इंग्लैंड में यह अधिकार औरतों को मिला 1928 में। अमेरिका में 1920 में मिल गया था, लेकिन इंग्लैंड की औरतों का संघर्ष लंबा रहा। 1928 में जाकर उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको सैफ्रेज मूवमेंट के बारे में भी कि सैफ्रेज मूवमेंट क्या था। ये महिला मताधिकार आंदोलन था, और अमेरिका में वोट देने का अधिकार औरतों को 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में मिला। 6th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। चैप्टर नंबर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? ये है दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखना है, जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में है। और अफ्रीकन्स और जूलू, अफ्रीकन्स जूलू ये अफ्रीका की भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अफ्रीकन्स और जूलू। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे नेल्सन मंडेला, ये आपको पता होगा। 1994 में अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना।
तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, ये आपका चैप्टर का नाम है और उसमें ये ही बस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ही पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। अफ्रीकन्स और जूलू जो है वो अफ्रीका की भाषाएं हैं। नेल्सन मंडेला कौन है? ये अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है और अफ्रीका जो है वो लोकतांत्रिक देश बना 1994 में। इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है। इससे आपका क्वेश्चन बन चुका है सीटेट में और बाकी एग्जाम में भी मैंने इससे क्वेश्चन आपका देखा था। तो कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी पर दो बांध बने हुए हैं। कावेरी नदी पर दो बांध है, एक कर्नाटक में है और एक तमिलनाडु में है। कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध है और तमिलनाडु में मैटूर बांध है। कर्नाटक में कौन सा बांध है? आप कैसे याद रख सकते हैं, कैसे कर्नाटक और कैसे कृष्णा सागर। कर्नाटक में है कृष्णा सागर बांध और तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर मैटूर बांध। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी के पानी को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर कृष्णा सागर डैम बना हुआ है और तमिलनाडु में मैटूर बांध बना हुआ है, मैटूर डैम। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज। इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उस व्यक्ति का नाम गांव की मतदाता सूची में हो तो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इनके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ग्राम पंचायत जो होती है वो कई वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड क्या करता है? अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। इसे वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है और इनके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर किसका गठन करते हैं? ग्राम पंचायत का। और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए ये किसका गठन करते हैं? ग्राम पंचायत। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट में आ चुका है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। सचिव का कोई भी चुनाव नहीं होता, सरकार नियुक्त करती है सचिव को। सचिव का क्या काम है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चाएं एवं निर्णय हुए हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, ये कार्य होता है सचिव का। सचिव के लिए कोई चुनाव नहीं होता, इसे नियुक्त करती है सरकार। कार्य क्या है सचिव का? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय होने हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है सचिव। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के जल स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, ये होते हैं ग्राम पंचायत के काम। और ग्राम पंचायत की आमदनी के क्या स्रोत है? आमदनी के स्रोत है घरों और बाजारों पर लगने वाले कर, विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है।
ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा स्तर है वो होता है विकास खंड का। किसका होता है? ग्राम पंचायत के बाद स्तर विकास खंड का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। इसे विकास खंड, जनपद पंचायत या पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। ग्राम पंचायत जो होती है, एक पंचायत समिति में बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई क्वेश्चन पहले भी इस चैप्टर से बन चुके हैं, तो इस चैप्टर को आप जरूर 2-3 बार आप रिवाइज कर लेना। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है जल संवर्धन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है कि इसमें फसलों को खेत में नहीं लगाया जाता, केवल पानी और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके ही फसलों को उगाया जाता है। इसे बोला जाता है जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव है। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी या कानूनगो, ये सब एक ही के नाम हैं, जिसे हम मोस्टली तो हम गांव में से पटवारी के नाम से या फिर लेखपाल के नाम से ही जाने जाते हैं। और भी इसके नाम है जैसे कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, ये कानूनगो। ये क्या काम करता है? इसका काम है जमीन को नापने का और उसका रिकॉर्ड रखने का। क्या काम होता है लेखपाल का? जमीन को नापने का और उसका रिकॉर्ड रखने का काम होता है लेखपाल का। इसके बाद एक पॉइंट है जरीब। जरीब किसको बोला जाता है? जमीन को नापने के लिए लोहे की जंजीर का प्रयोग किया जाता है, उसे बोला जाता है जरीब। क्या बोला जाता है? उसको जरीब बोला जाता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। पटवारी जो होते हैं ये किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। और जरीब बोला जाता है जमीन नापने के लिए जिस लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है उसको। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? ये करता है तहसीलदार। तहसीलदार निरीक्षण करते हैं पटवारी के काम का। इसके बाद एक पॉइंट है हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें क्या है कि नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। हिंदू अधिनियम धारा 2005 कहती है कि बेटे बेटियां और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा और ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो चैप्टर 6 में क्या क्या हमने देखा? हमने देखा कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो, ये सब एक के ही नाम है, जिसका कार्य है जमीन को नापने का और रिकॉर्ड रखने का। जरीब जो है ये लोहे की जंजीर है जिससे जमीन को नापा जाता है। और पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। सबसे ऊपर होता है जिला अधिकारी, उसके नीचे होता है तहसीलदार। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। और हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है? इसके मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है और ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है नगर प्रशासन। चैप्टर का नाम है नगर प्रशासन। नगर का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को बोला जाता है नगर निगम। क्या बोला जाता है? जो नगर का प्रशासन चलाता है उस संस्थान को नगर निगम बोला जाता है। छोटे कस्बे में इसे बोला जाता है नगर पालिका। बड़ा होगा अगर
कस्बा तो नगर निगम बोलेंगे और छोटे कस्बे में बोला जाता है इसे नगर पालिका। शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। ज्यादातर जो निगम पार्षद होते हैं वो ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। पार्षद निर्णय लेने का कार्य करते हैं और उन्हें लागू करने का काम कौन करता है, वो करता है आयुक्त यानी कि कमिश्नर, और प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करने का काम करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि जो पार्षद होते हैं ये निर्वाचित होते हैं। सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी जो सम्मिलित राय होती है उससे एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। नगर का जो प्रशासन है उसे चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बे में से नगर पालिका बोल देते हैं। शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। ज्यादातर निगम जो पार्षद होते हैं वो ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल, पार्क, ये चीजें कहाँ बनेगी। पार्षद क्या काम करते हैं? निर्णय लेने का काम करते हैं और उन्हें लागू करने का काम किया जाता है आयुक्त यानी कि कमिश्नर या फिर बोले तो कोई प्रशासनिक कर्मचारी के द्वारा। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, लोग उन्हें चुनते हैं। सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। एक और पॉइंट है, 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत में भयंकर प्लेग फैला था 1994 में, और प्लेग फैलता है हवा के जरिए। 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 की ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। चैप्टर 8 है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। ये क्लास 6 के चैप्टर का हम पहले कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है कलपट्टू गांव, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है नागालैंड के बारे में कि नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं और चावल की खेती इसके लिए सबसे अच्छी है। सीढ़ीनुमा जो खेती की जाती है इसके लिए चावल की खेती सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट एक पॉइंट है कैटामैरन। कैटामैरन क्या है? ये मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नाव को बोला जाता है। कैटामैरन किसे बोला जाता है? मछुआरों, तमिलनाडु में मछुआरों की एक छोटी सी एक खास तरह की नाव होती है, उसे तमिलनाडु में कैटामैरन बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स थे, ये ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। बाकी इसमें इतना ज्यादा कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ। 6th क्लास की जो पॉलिटी की बुक है उसमें चैप्टर 8 में यही 3 पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे। और चैप्टर 9 है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। इसमें एक ही पॉइंट है कि भारत में 5000 से ज्यादा शहर है और 27 महानगर है। बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 9 है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। इसमें एक पॉइंट है कि भारत में 5000 से ज्यादा शहर है और 27 महानगर है। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की पॉलिटी को। 6th क्लास की पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सभी देख लिए। 7th क्लास की एनसीईआरटी की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है समानता। इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला पॉइंट है भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जो भारत में बहुत सारी असमानताएं हैं उनमें से जातिगत व्यवस्था भी एक असमानता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है झूठन। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? उसका नाम है झूठन। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान हैं। कौन कौन से हैं? कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आ जा सकता है। और अस्पृश्यता का उन्मूलन।
इनसे होती है समानता स्थापित। ये कुछ प्रावधान दिए हुए हैं कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आ जा सकता है और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। नेक्स्ट पॉइंट है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकारी योजना और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। जो समानता के अधिकार है उन्हें दो तरीके से लागू किया गया, एक तो कानून के द्वारा, दूसरा कुछ ऐसी सरकार ने योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जिससे जो सुविधाहीन समाज है उसकी मदद हो सके। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। आपको पता होगा जो स्कूल में मिड डे मील मिलता है वो एक सरकार का कदम है। जो मिड डे मील योजना है, ये योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए। जो मिड डे मील योजना है सबसे पहले स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में। याद रखना है कौन से राज्य में सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी इसकी, तमिलनाडु में। उसके बाद 2001 में उस उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश जारी कर दिए थे। इसके बाद एक पॉइंट है अनुच्छेद 15। क्या कहता है अनुच्छेद 15? इसके अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेद नहीं किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 15। मिड डे मील का इसमें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मिड डे मील से क्वेश्चन पहले भी बना है और अनुच्छेद 15 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 क्या है कि किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसके अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है। किसको? दिव्यांगजन को। और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था विकलांग जो वर्ड है अब इसका यूज नहीं किया जाता, अब होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस शब्द का यूज किया जाता है विकलांग के लिए। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि ये कब आया था। ये आया था 2016 में। ये क्या कहता है कि जो दिव्यांग है उन्हें स्कूल में निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, समाज में उनकी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करवाना ये सरकार का दायित्व है, उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कानून यह कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल इनमें ढलान बनाए जाने चाहिए ताकि वहां तक स्कूल तक या फिर कहीं भी जो दिव्यांग लोग हैं वे जाते हैं उनका पहुंचना सरल हो जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये क्या है कि सभी वयस्क मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहता है कि सभी व्यक्ति जो वयस्क है यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक है, सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। उन्हें उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर वोट के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है नागरिक अधिकार आंदोलन। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की।
तो नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था? ये स्टार्ट हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में ये प्रारंभ हुआ। इसमें क्या था कि जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, उन्होंने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए और समान अधिकारों की मांग की थी। सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 7th की कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची पर लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता क्या कहता है कि जो चिकित्सक है, चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम यानी कि रासायनिक नाम, जेनरिक नाम मतलब रासायनिक नाम उपचार पर्ची में लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कोस्टारिका। कोस्टारिका क्या है? कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे स्वस्थ देश है कोस्टारिका। इसके बारे में आप चैप्टर 2 में काफी कुछ बताया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि ये सबसे स्वस्थ देश है। नेक्स्ट है संचारणीय बीमारी। ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा। ये कम्युनिकेबल डिजीजेस है। जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है उसे कहा जाता है संचारणीय बीमारी। वो किसी भी माध्यम से हो सकती है, पानी के थ्रू हो सकती है, भोजन के, हवा के थ्रू हो सकती है। नेक्स्ट है ओपीडी। ओपीडी का आप सभी को पता होगा। ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ओपीडी। अस्पताल में किसी भी वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी जो है वो ओपीडी में जाता है। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं अस्पताल में भर्ती होने से पहले, तो आप ओपीडी में जाते हैं। नेक्स्ट है जेनरिक नाम। क्या है? जेनरिक नाम है दवाइयों के रासायनिक नाम। जेनरिक नाम क्या है? दवाइयों के रासायनिक नाम। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में? कोस्टारिका का मैंने आपको बता दिया कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है कोस्टारिका। संचारणीय बीमारी जो संचारित होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, माध्यम कुछ भी हो सकता है। ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और जेनरिक नाम होते हैं दवाइयों के रासायनिक नाम। चैप्टर नंबर 3 है 7th क्लास की एनसीईआरटी का पॉलिटी का, राज्य शासन कैसे काम करता है। चैप्टर 3 है राज्य शासन कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले है विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधानसभा के सदस्यों को बोला जाता है विधायक। क्या बोलते हैं? विधानसभा के सदस्यों को बोला जाता है विधायक, जिन्हें हम एमएलए भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक जो होते हैं इन्हें एमएलए भी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए यानी कि विधायक का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है, फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। जनता विधायक को चुनती है, उसके बाद वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विधायक होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जनता उन्हें चुनती है। तो विधायक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जनता का। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधायक कौन है? विधायकों को चुनती है जनता। ये मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि विधानसभा के। जनता इन्हें चुनती है और ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर राज्य जो है वो कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधायक बनता है। जो राज्य होता है वो कई क्षेत्रों में, जिस तरह से गांव कई वार्डों में बटे होते हैं, उसी तरह से राज्य भी कई क्षेत्रों में बटा होता है। इसमें जनता क्या करती है? हर क्षेत्र से, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधायक बनता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है।
बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक जो होते हैं आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उसको बहुमत में माना जाता है। जो बहुमत प्राप्त करते हैं उन्हें सत्ता पक्ष बोला जाता है और अन्य सभी को विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल होता है, जिसके ज्यादा आधे से ज्यादा विधायक जीतते हैं, वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। जो मुख्यमंत्री बनता है, क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चुनाव करता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। यह नेता मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री फिर मंत्रियों का चुनाव करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चुनाव के बाद जो राज्य का राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में भी और एक मंत्री के रूप में भी दोहरी जिम्मेदारी होती है। कुछ विधायक जो विधायक होते हैं वो मंत्री बन जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। राज्य का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है राज्यपाल। राज्य का प्रमुख, देश का प्रमुख राष्ट्रपति और राज्य का प्रमुख कहलाता है राज्यपाल। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। राज्यपाल जो है उसका चुनाव नहीं होता, जनता उसके चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करती। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। कई बार कई पार्टियां गठबंधन बना लेती है, किसी एक पार्टी का न होकर सत्ताधारी दल कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। चैप्टर नंबर 3 जो अभी हमने देखा है वो आप कई बार रिवाइज कर लेना, उससे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 7th की पॉलिटी का, उससे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट चैप्टर है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसमें है एक पॉइंट, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। यही एक पॉइंट इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगा, बाकी कुछ इतना उसमें नहीं दिया हुआ। इसमें है कि सामोआ जो द्वीप है ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में से छोटे छोटे द्वीपों के समूह से मिलकर बना है। चैप्टर नंबर 5 है औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया, इसमें एक पॉइंट है अमर जीबन। अमर जीबन, अमर जीबन क्या है? किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। अमर जीबन ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमर जीबन क्या है? किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। और इसे किसने लिखा? इसे लिखा था राजसुंदरी देवी ने। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा था इसे लिखा था राजसुंदरी देवी ने। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षित प्रतिशत देखते हैं। पुरुष जो थे 2011 की जनगणना के अनुसार 82% पुरुष शिक्षित थे और महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 65% था। महिलाएं अब 2011 की जनगणना के अनुसार काफी पीछे है पुरुषों से, अगर मैं बात करूं शिक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं जो आगे जनगणना होगी उसमें क्या प्रतिशत रहेगा महिलाओं की शिक्षा का। अभी तो 2011 की ही जनगणना के अनुसार हम देखेंगे पुरुषों का प्रतिशत है 82% और महिलाओं का है 65%। एक पॉइंट है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान भी 2 अक्टूबर 2014 में ही स्टार्ट हुआ था।
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी 2014 में ही स्टार्ट हुआ था। 2006 में एक नया कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। 2006 में एक कानून बना था जो लेडीज घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही है उन्हें कानूनी सुरक्षा देने के लिए। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अमार जिबोन आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन सकता है इससे। भारतीय महिला थी ये पहली जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अमार जिबोन आत्मकथा का नाम है और लिखी थी ये राजसुंदरी देवी ने। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यमों को समझना। चैप्टर नंबर 6 है संचार माध्यमों को समझना। इसमें सबसे पहले है टेलीविजन का आविष्कार। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन एल बर्ड ने। किसने किया था? जॉन एल बर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। और एक पॉइंट है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। कुछ विवरण जो विवादास्पद हो उस पर रोक लगा सकती है सरकार, ये है सेंसरशिप। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 विज्ञापनों को समझना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने कोई भी पॉइंट इसमें नहीं दिया। चैप्टर 8 में है हमारे आसपास के बाजार, इसमें भी कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था। ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें इसमें दी हुई है, आप सभी जानते हैं। तो 8 चैप्टर में भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चैप्टर 9 है बाजार में कमीज। बाजार में कमीज, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है जिसे पुटिंग आउट सिस्टम भी बोला जाता है। दादन व्यवस्था में क्या होता है? व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। व्यापारी क्या करता है? कच्चा माल कम कीमतों पर देता है, कच्चा माल ज्यादा कीमतों पर देता है और तैयार माल कम कीमतों पर लेता है। इसे बोला जाता है दादन व्यवस्था। जिनिंग मिल क्या है? जिनिंग मिल वो फैक्ट्री है जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। ठीक है, ये जिनिंग मिल है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया है? समानता के लिए संघर्ष चैप्टर का नाम है। इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है कि 48% महिलाएं थी, 13% मुसलमान थे, 16% दलित थे और 8% आदिवासी थे। चैप्टर में दिया हुआ था ये पॉइंट तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है तवा नदी। तवा नदी जो है ये छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलकर होशंगाबाद में नर्मदा में मिल जाती है। तो पूछा जा सकता है किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। ये छिंदवाड़ा जिले की महादेव की पहाड़ियों से निकलती है और होशंगाबाद में नर्मदा नदी में मिल जाती है। अब देखेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी की पॉलिटिको यानी कि सिविक्स को। इसमें चैप्टर फर्स्ट है भारतीय संविधान। चैप्टर फर्स्ट है भारतीय संविधान। पहला पॉइंट है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। कब किया था? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को सबसे पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। कब से कब तक नया प्रारूप तैयार किया था संविधान का? नए संविधान का प्रारूप ये किया था 1946 से 1949 के बीच। नेपाल में 1990 में हुए संघर्ष के बाद
लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी कि 12 साल तक कायम रही। बहुत संघर्ष हुआ नेपाल में। उसके बाद 1990 में लोकतंत्र की वहां स्थापना हो गई, लेकिन जो ये लोकतंत्र की स्थापना थी ये 12 साल तक ही कायम रही, 2002 तक। उसके बाद राजतंत्र आ गया और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया। 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हो गई थी, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी रही, 12 साल तक रही। उसके बाद फिर राजतंत्र स्थापित हो गया और 2008 में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया। एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा, इसे बोला जाता है अंतर सामुदायिक यानी कि इंटर कम्युनिटी। और समुदाय के भीतर ही कुछ लोग जब दूसरों को दबाते हैं उसे बोला जाता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व यानी कि इंट्रा कम्युनिटी। अगर समुदाय के भीतर ये काम होता है, एक लोग दूसरे को दबाते हैं, वो बोला जाता है इंट्रा कम्युनिटी। और एक समुदाय जब दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा बनाता है उसे बोला जाता है इंटर कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है संघवाद क्या है। संघवाद में इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का क्या मतलब है? जब देश में एक से ज्यादा स्तरों पर सरकार होती है उसे बोला जाता है संघवाद। हमारे देश में भी राज्य स्तर पर भी सरकार है, केंद्र स्तर पर भी है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। संघवाद किसको बोलते हैं? जब देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकार होती है उसे बोला जाता है संघवाद। नेक्स्ट है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है। कौन कौन से अंग है सरकार के? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग है सरकार के। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में कौन होते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और कार्यपालिका में जो लोग होते हैं वो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। विधायिका में होते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यपालिका में जो लोग होते हैं वो कानून को लागू करने और शासन को चलाने का काम देखते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है उसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी बोला जाता है। मौलिक अधिकार वाले खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी बोला जाता है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और 6th है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार आपको याद रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ऐसे पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8th की पॉलिटी एनसीईआरटी का धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता है जब धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है उसे बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। इसमें चैप्टर का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। इसमें एक पॉइंट है कि 2004 में आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2004 में जो चुनाव हुए थे उसमें पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फुल फॉर्म क्या है ईवीएम की? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 में। कब आया? 1909 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है।
भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। कितने सदन हैं? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर को आपको ध्यान से देखना है। राज्यसभा में सदस्य होते हैं 245, उसमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 112 सदस्य होते हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? टोटल सदस्य होते हैं 245, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्य जो है वो होते हैं मनोनीत। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं देश के उपराष्ट्रपति। लोकसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य होते हैं। इसमें से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत किए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सदस्य होने चाहिए। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 272। नेक्स्ट है संसद सदस्य, या फिर हम जिन्हें सांसद भी बोलते हैं, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में सत्ताधारी जो दल होता है उसका मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं राज्यसभाओं के सदस्यों का चुनाव। विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसका राज्यसभा में भी उसे मंजूरी मिल चुकी हो। अगर कोई विधेयक है उसे कानून के रूप में लागू करना है तो पहले राज्यसभा से मंजूरी लेनी जरूरी है। केंद्रीय सचिवालय जो है उसकी 2 प्रमुख इमारतें हैं, एक साउथ ब्लॉक है, एक नॉर्थ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री, रक्षा और प्रमुख विदेश मंत्रालय के कार्यालय है। साउथ ब्लॉक में कौन कौन से कार्यालय है? प्रधानमंत्री, रक्षा और विदेश मंत्रालय के कार्यालय है। और नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री और गृह मंत्रालय के कार्यालय है। संसद के सत्र में सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। उसमें सबसे पहले कौन सा काल होता है? प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कानूनों की समझ। इसमें पहला पॉइंट है रोलट एक्ट से। ये 10 मार्च 1919 को लागू हुआ रोलट एक्ट। सबसे पहले तो आपको डेट ही ध्यान रखनी है, 10 मार्च 1919। इस कानून में क्या था कि इसके जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। किस किस की गिरफ्तारी हुई? डॉक्टर सत्यपाल की और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था और वहीं हुआ था नरसंहार, जलियांवाला कांड। तो रोलट एक्ट की आपको डेट ध्यान रखनी है, 10 मार्च 1919 गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजद्रोह एक्ट। ये आया था 1870 में। ये क्या था कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करता है, उनकी आलोचना करता है, तो उस पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का प्रावधान था राजद्रोह एक्ट में। कब आया था? 1870 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। ये हम पहले भी देख चुके हैं। और 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया।
1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित हुआ। ध्यान रखना है आपको इस डेट को भी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। ध्यान रखना है कब हुई थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, लेकिन इसे 1958 में अलग इमारत में स्थानांतरित किया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय था ये पहले संसद भवन के अंदर ही चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में था। इसके बाद 1958 में इसे अलग इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये 3 स्तर पर है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में की गई। जो प्रेसिडेंसी शहर थे कौन कौन से, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इसमें ही सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई 1862 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1966 में। कब गठन हुआ था? 1966 में। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। देश में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है, लेकिन राज्य है 28। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके संयुक्त जो 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय है, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में, और जो उत्तर पूर्व के राज्य है जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। कहाँ है? गुवाहाटी में इनका उच्च न्यायालय है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अलग अलग उच्च न्यायालय बनाया गया। किस किस का? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश का अमरावती में बना और तेलंगाना का बना हैदराबाद में 1 जनवरी 2019 को। तो देश में कितने उच्च न्यायालय है? ध्यान रखना है आपको, देश में 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब हरियाणा का एक ही है, चंडीगढ़ में है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का है गुवाहाटी में। आंध्र प्रदेश का अमरावती में है और तेलंगाना का हैदराबाद में है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 22 कहता है कि हर व्यक्ति एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के लिए मौलिक अधिकार रखता है। और अनुच्छेद 39A क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसे नागरिक को वकील मुहैया कराना जिम्मेदारी सरकार की है, यह राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। अनुच्छेद 39A यानी कि 39A कहता है ऐसे नागरिक जो गरीब है या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते, उन्हें वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना था तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ना। गिरफ्तारी स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। सेकंड है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है पॉइंट 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये संविधान का अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। पहला है गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी उसकी किस कारण से हुई है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या फिर हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। और पुलिस हिरासत में जो इकबालिया बयान देता है आरोपी, उसको आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता।
नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, हास्यकरण की समझ। इसमें पॉइंट है अनुसूचित जनजाति। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है आदिवासियों के लिए और उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी है। उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है वहां न्यामगिरी पहाड़ी है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है वहां कौन सा आदिवासी समुदाय रहता है? डोंगरिया कोंड। याद रखना है, डोंगरिया कोंड। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की संख्या कितनी थी? ये 14.2% है। इसके बाद एक टर्म है घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन जो टर्म है ये क्या है कि ये शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। टर्म है घेटोआइजेशन। ये उस इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हास्यकरण से निपटना। चैप्टर नंबर 8 है हास्यकरण से निपटना। इसमें दिया है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। फिर इसके बाद एक वर्ड है दलित। दलित का मतलब होता है दबा या कुचला। आपके चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। दलित का अर्थ होता है दबा या कुचला। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम आया था 1989 में। कब आया था? 1989 में आया था। ध्यान रखना है 1989 में आया था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 जन सुविधाएं। इसमें कोई आपका ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं दिखाई दिया तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। चैप्टर नंबर 10 है कानून और सामाजिक न्याय। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी। क्या है पॉइंट? भोपाल गैस त्रासदी। इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 में। ध्यान रखनी है 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। और इसकी जो कंपनी थी ये एक अमेरिकन कंपनी थी। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। भोपाल में जो गैस की त्रासदी हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 में। कंपनी थी अमेरिका की, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस इसमें लीक हुई थी? तो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इसमें लीक हुई थी। और इस कंपनी के चेयरमैन थे एंडरसन। क्या नाम है कंपनी के चेयरमैन का? एंडरसन के चेयरमैन थे। तो यहाँ आपके 8th क्लास की जो पॉलिटी है उसका चैप्टर 10 भी कंप्लीट होता है। और कुछ अब हम पॉइंट्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचते हैं। 6th 7th 8th क्लास की पॉलिटी हमने कंप्लीट कर ली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच गए वो हम देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट है कि 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या थी? ये महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाने के लिए दी गई थी। और ये कब दी गई? ये दी गई 1997 में। नेक्स्ट पॉइंट है डीके बसु निर्देश। इसमें गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हुए निर्देश हैं। डीके बसु निर्देश में गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले प्रक्रिया से जुड़े निर्देश है। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका। सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका है रुकैया सखावत हुसैन। क्या नाम है? रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट है गुलामगिरी बुक। गुलामगिरी बुक है ज्योतिराव फूले की। किसकी बुक है? गुलामगिरी ज्योतिराव फूले की बुक है गुलामगिरी। तो यहाँ आपका पूरी पॉलिटी कंप्लीट होती है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो पॉलिटी का आपका सीटेट में जो पेपर 2 में 60 मार्क्स के पोर्शन में पॉलिटी पूछी जाती है उससे आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आपका वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, इस वीडियो के लिए टारगेट है 1000 लाइक्स का।
1000 लाइक्स का इस वीडियो के लिए टारगेट है। अगर रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहता है तो मैं इसी तरह ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी मैराथन की वीडियो बना दूंगी। अगर 1000 लाइक्स इस पे कंप्लीट होते हैं, अगर आप इसे शेयर करते हैं और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मुझे पूरी 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी पूरी मैंने पढ़ी है और उसमें से एक एक पॉइंट रखकर आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर इस पर 1000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं और आप थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं तो मैं ज्योग्राफी की भी और हिस्ट्री की भी इसी तरह से मैराथन क्लास आपको सीटेट से पहले दे दूंगी। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनसे। पॉलिटी के पोर्शन में जो जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस हम देखते हैं और मैं ये भी आपको मेंशन कर दूंगी कि कौन से ईयर में पॉलिटी का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आप पेपर से जाकर मैच कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। मैंने आपको बताया था विविधता में एकता ये किसका नारा था। विविधता में एकता ये नारा था जवाहरलाल नेहरू का। मैं पीछे बता चुकी हूँ, ये नारा था जवाहरलाल नेहरू का। आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखकर जाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दिसंबर 2019 में ही पूछा गया था कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान के द्वारा चुनकर आते हैं। तो कुछ सदस्य तो लोकसभा में मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ऑप्शन है आपके एक भी नहीं, 4, 1 या 2। तो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका दिसंबर 2019 में ही कि 2008 में नेपाल में सरकार का स्वरूप राजतंत्र से बदलकर हो गया। ऑप्शन है आपके अल्पतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही या लोकतंत्र। तो इसका जवाब आप लोगों को पता है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है, वीडियो बीच में स्किप नहीं की, तो इसका सही जवाब है लोकतंत्र। 2008 में पुणे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना, सेकंड है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का एक समान खर्चा करना, थर्ड है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज्यादा खर्च करना, और फोर्थ ऑप्शन है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके। इसका सही जवाब होगा कि सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके। मैंने आपको बताया था कि जो कोस्टा रिका है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे स्वस्थ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका दिसंबर 2019 में पूछा गया था कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो इसके ऑप्शन है सड़कों पर, गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर या वैवाहिक संबंधों में। हमने अभी पॉइंट में इसको डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा कार्यस्थलों पर। क्या होगा इसका सही जवाब? कार्यस्थलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन है आपके अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य या फिर केंद्र सरकार। भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है केंद्र सरकार। कौन करता है? केंद्र सरकार। ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। ऑप्शन है आपके लेखपाल, पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर या फिर भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। इसमें आपको बताना है कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसलर, क्योंकि लेखपाल, पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी ये एक ही को बोला जाता है। ये सभी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बसु निर्देश क्या है।
हमने पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया था। ऑप्शन है आपके गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। सेकंड है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। थर्ड है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। और फोर्थ ऑप्शन है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। क्वेश्चन है कि डी के बसु गाइडलाइंस जो थी वो क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े ये निर्देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो 7 जुलाई 2019 में आपका एग्जाम हुआ था उसमें कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। ऑप्शन से आपके श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार। थर्ड ऑप्शन है महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। और फोर्थ है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। आपको पता होगा, हमने देख भी चुके हैं, महिलाओं के लिए मताधिकार है नारी मताधिकार आंदोलन। नारी मताधिकार आंदोलन जो थे इनकी मुख्य मांग थी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रंगभेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको देखना है। पॉइंट ए है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। और बी पॉइंट है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये रंग भेद पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट कि ये दोनों ही पॉइंट गलत है रंग भेद के ऊपर अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जुलाई 2019 के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कौन कार्यभार संभालते हैं। कौन लोग जो ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्यभार संभालते हैं। ऑप्शन से आपके सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव या फिर ग्राम सभा सदस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी, यानी कि पॉइंट ए और बी, सरपंच और वार्ड के सदस्य। ये ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्यभार संभालते हैं। सचिव चुनकर नहीं आते, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी कि लेखपाल भी जिसे हम बोलते हैं उसका उत्तरदायित्व कौन सा है। ऑप्शन है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। सेकंड है सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। थर्ड ऑप्शन है भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। और फोर्थ ऑप्शन है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। पटवारी का इसमें उत्तरदायित्व आपसे पूछा है क्वेश्चन में, इसका सही जवाब है कि भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये भी जुलाई 2019 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। ऑप्शन से आपका फर्स्ट कि वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। सेकंड है नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। थर्ड ऑप्शन है वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। फोर्थ है शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। तो इसको भी हम देख चुके हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ इसमें से सही है कि शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था पुटिंग आउट सिस्टम के से, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दादन व्यवस्था। इसके अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। ऑप्शन से आपके बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमतों पर सौदागर को बेचते हैं। सेकंड है सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते हैं। और इसका फोर्थ ऑप्शन है सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन फोर्थ ही होगा कि जो सौदागर है वो सूत की आपूर्ति कराता है
और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीद लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? ऑप्शन से आपके जांच न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। तो अगर कोई जिला जज के न्यायालय के द्वारा फैसले से अगर असंतुष्ट होता है जिला न्यायालय से, तो वह किस न्यायालय में अपील करता है? वह कर सकता है उच्च न्यायालय में अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। और बी पॉइंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। इनमें से सही कथन आपको चुनना है। इसका सही जवाब होगा कि इसमें केवल बी ही पॉइंट सही है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन है आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इसका ऑप्शन है जो सही है वो है विधानसभा के सदस्य। कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य राज्यसभा का चुनाव करते, सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रपति और संघीय, सेकंड है राष्ट्रपति और एकात्मक, थर्ड है संसदीय और संघीय और फोर्थ ऑप्शन है संसदीय और एकात्मक। भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो ये है संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन है इसके लिए आपके कि स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और समानता का अधिकार। इनमें से बताना है कि अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो ये किया जाता है समानता का अधिकार। सही जवाब है समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो मौलिक अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? ऑप्शन है आपके लिंग, जाति, वंश और शारीरिक विकलांगता। तो अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो करते हैं राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इसके लिए आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन थर्ड इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिसंबर 2018 में ही पूछा गया था कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? इसके लिए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक या फिर मंत्रियों की परिषद। प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं सांसद। कौन करते हैं? सांसद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ये तो आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन की लाइन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में राज्य का पहला नागरिक। ऊपर क्वेश्चन में पूछा है भारत का पहला नागरिक और यहाँ पूछा है भारत में राज्य का पहला नागरिक। ऑप्शन है इसके गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। बात हुई है राज्य की, तो राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन है सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार या फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो संविधान में किसी भी राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? इसके लिए आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? इसके लिए आपका ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी। तो कौन थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन है आपके 26 नवंबर 1947 को, नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को या फिर 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यहाँ पर यह नहीं पूछा गया कि कब लागू हुआ था, अपनाया कब गया था। तो क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ये पूछा गया था सितंबर 2016 में आपके सीटेट के पेपर 2 में, जो एसएसटी का पोर्शन है उसमें। इसका ऑप्शन फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, थर्ड है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और फोर्थ है देश का प्रत्येक नागरिक। तो राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वे होते हैं विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। थर्ड है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। और लास्ट ऑप्शन है सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और उसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो फौजदारी कानून के अंतर्गत आपको बताना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते। सेकंड है पुलिस हिरासत में दिए गए एक बालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। थर्ड है कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। और फोर्थ है अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन फर्स्ट कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट है भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। बी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो इसमें से आपको बताना है कौन से विकल्प इसमें से सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ की ए और बी दोनों पॉइंट मौलिक अधिकारों के विषय में इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन है आपके तहसीलदार, ग्राम पंचायत का सरपंच, जिलाधीश या फिर संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ। तो ये भी हम देख चुके हैं कौन करता है, ये करते हैं तहसीलदार। कौन करता है? तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानाशाही के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ये आपका 21 फरवरी 2016 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते। सेकंड है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। थर्ड है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। और फोर्थ ऑप्शन है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है तानाशाही के संदर्भ में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ की तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। ये पॉइंट गलत है कि तानाशाही में लोग प्रश्न नहीं उठा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शंस है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। ये भी हम देख चुके हैं कौन सी नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध बना हुआ है कर्नाटक में और मैटूर बांध बना हुआ है तमिलनाडु में। और कावेरी नदी के जल को लेकर दो राज्यों में विवाद है, कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ये बात कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शंस है पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्र पुत्रियों को। सेकंड है पत्नी, पुत्रों, भाइयों को। थर्ड है पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा भाई बहनों को। और फोर्थ है पुत्री, पुत्रियों, पुत्र, पुत्रों और भाई बहनों को। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है पत्नी, पुत्र, पुत्रों या फिर पुत्री और पुत्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया था एग्जाम में और 2016 में भी आया है। तो ऑप्शन है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो विविधता में एकता ये नारा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। और जो कथन एक है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। और सेकंड है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियम करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो इसका सही जवाब होगा, ये दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? ऑप्शंस है मुमताज अली, राजसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई और रुकैया सखावत हुसैन। सुल्ताना का स्वप्न जो कहानी थी उसकी लेखिका थी रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शंस है ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, बी.आर. अम्बेडकर या फिर ई.वी. रामास्वामी पेरियार। तो गुलामगिरी किसकी बुक थी? ये थी ज्योतिराव फूले की बुक। नेक्स्ट है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शंस है ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। सेकंड है, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है, कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। और फोर्थ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ बताना है। तो सही जवाब है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में वो अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फरवरी 2016 में ही पूछा गया था कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन है लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। सेकंड है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। थर्ड है देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। और फोर्थ है निर्वाचित प्रतिनिधि। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है कि लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका फरवरी 2016 में ही कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। और ऑप्शन फोर्थ है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 22 के बारे में हमने पढ़ा है। अनुच्छेद 22 क्या है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का इसमें अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है
कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी पोर्शन में पूछे गए थे, जो आपके पेपर सीटेट के पेपर 2 में आता है। उससे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने देख लिए और पूरी पॉलिटी 6th 7th 8th की एनसीईआरटी हमने रिवाइज कर ली। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी देती हूँ कि पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका क्वेश्चन बनता है और एनसीईआरटी से मैंने एक भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ा। तो अगर आप इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और 1000 लाइक कंप्लीट होते हैं तो मैं इसी तरह से 6th 7th 8th की बुक से ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का भी मैराथन आपको करा दूंगी। और इसके अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए नोट्स की, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको 1-2 दिन में उपलब्ध करा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।